Hello everyone. So today we are starting our न्यू लेक्चर ऑन सेंटर ऑफ मास। ये है हमारा लेक्चर 2 सेंटर ऑफ मास का। इससे पहले वाले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हमें उसकी नीड क्यों पड़ी और दूसरे चैप्टर से हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। उस पर हमने एक दो सवाल भी लगाए थे, कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो अगर आपने होमवर्क कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आप उस वीडियो पर जाके कॉमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा सेकेंड लेक्चर, तो मैं इसे बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट, कॉपी पेन हाथ में लीजिए, पानी की बोतल साथ में लीजिए और लेक्चर का मजा लीजिए। तो मैं लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं मैंने स्टॉप कर दिया था जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ चुका था। अब मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है सेंटर ऑफ मास का, हम इसे स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही। ठीक है, इससे पहले मैं बस आपको थोड़ी सी एक बात याद दिला दूँ कि हमने सेंटर ऑफ मास को डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए कर लिया है, हम अलग अलग पॉइंट्स पर भी कर रहे थे, आज हम यूनिफॉर्म बॉडीज़ के लिए भी करेंगे। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि भैया आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कि भैया ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, COG। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट इन द बॉडी वेयर all the weight is imagined to act or to be concentrated कि भैया ये वो पॉइंट होता है बॉडी में जहाँ पे सारा का सारा जो वेट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या फिर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा वेट वहीं पर लग रहा है, हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का सर कोई फॉर्मूला, कुछ कोई खास अलग नहीं होता है। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम, सेंटर ऑफ मास को हम निकालने के लिए क्या कर रहे थे वहाँ पे, जब सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे हम, तो वहाँ पे समेशन ऑफ MI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI करा था, वो भी I को 1 से लेके N तक, I को 1 से लेके N तक, यही करा था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कुछ अलग नहीं है, बस मुझे इसमें G का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी G का मल्टीप्लाई, इधर भी G का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मास में G का ही तो मल्टीप्लाई किया करते थे, हम उसको mg भी तो बोला करते थे, इसलिए मैं इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देता हूँ। तो ये है इसका बेसिक सा नॉर्मल सा फॉर्मूला। हालांकि अब एक चीज़ देखिए, कभी अगर हम इस बारे में बात करें कि अगर मेरा किसी सब पॉइंट पे G कांस्टेंट है, और जो कि नॉर्मली होता भी है कभी कभार, तो उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होंगे। सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाई जाती है, उस पॉइंट पे ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि सर वैसे अलग अलग भी होते हैं क्या। हाँ बेटा, ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी और करती भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखें, चलो एक क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसमें आपको सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दोनों की चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। If the 2 kg is displaced by 8 meter in the left, then by what distance 4 kg mass should be shifted such that the center of mass of the system remain at the same position। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं। ठीक है कि भैया मेरे पास 2 kg का मास दे रखा है और जो जिसको हम 8 मीटर लेफ्ट में खिसका दिया है, तो पहले लेफ्ट किधर है तुम्हारे हिसाब से बच्चा, राइट इधर लेफ्ट इधर, तो मैं से 2 kg को इधर मान लेता हूँ, है ना। ये बच्चा हो गया 2 kg और ये कितना हो गया, इसको क्या माना है इसने, 4 kg। ठीक है, तो भैया शुरू में इसने बोला है कि 2 kg को अगर मैंने 8 मीटर पीछे खिसका दिया, ले भैया खिसका दिया, कितना मीटर, 8 मीटर, ये रहा बच्चा तेरा नया वाला 2 kg। ठीक है, तो 4 kg वाले को कितना खिसकाए कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज ना हो। तो ये वाला पॉइंट था भैया इस पे। अब देखो फटाफट कैसे कैसे करेंगे इसे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे मैंने क्या देखा इसका, कि ये था मेरे पास पॉइंट कि भैया सबसे पहले तो अगर सेंटर मास रेस्ट पर है, तो कल कंडीशन पढ़ाई थी अपने पहले वाले लेक्चर में, M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होता है। M1 है भैया 2, R1 है ये मेरे पास कुछ होगा R1, ठीक है, M2 है 4 और इसका R2 कुछ होगा। ये कितनी बार गया, 2 टाइम्स, यानी कि R1 डिपेंड कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ R2। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अरे सही है क्या, ठीक है। अब कमाल की चीज़ ये देखो, ये तो पहला वाला रिलेशन था, ये चीज़ मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने बोला था कि सेंटर मास रेस्ट पर होता है, यानी कि MR जो है कांस्टेंट होता है, तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होते हैं। अगर ये चीज़ ध्यान है तो ही इस पर ध्यान दें, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो पहले वाला लेक्चर पहले देखें,
उसके बाद आएँ, वरना ये लेक्चर आपकी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कि भैया अब ये तो इनिशियल कंडीशन थी, तो मैंने क्या करा, फाइनल कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं M1 R1 डैश लगा रहा हूँ इक्वल्स टू M2 R2 डैश लगा लेता हूँ। अब नया वाला R1 हो जाएगा ना, नया वाला R2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चा पहले वाला R1 था, ये दूसरे, ये पहले वाला R2, अब ये R1 R2, अब ये नया वाला R2 डैश बन जाएगा, ये नया वाला R1 डैश बन जाएगा। ठीक है, तो देख बच्चा M1 है अभी भी मेरे पास 2 kg, अब नया R1 कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 लिखते हैं ना, R1 कितना आ जाएगा, तो देख बच्चा कितना है कि 8 मीटर प्लस R1, 8 मीटर प्लस R1, कि भैया यहां से लेके यहां तक तो R1 था और 8 मीटर तो पीछे किसका है, तो अब प्रॉपर डिस्टेंस कितनी हो गई, R1 प्लस 8, तो मैंने वो लिख दी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो M2 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4। अब इसका R2 कितना होगा कि सर पहले कितना था R2, अब कितना है कि भैया R2 प्लस X। अरे सही है क्या, ये तो मैं कर सकता हूँ, चलो ठीक है देखते हैं। अब धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करो, देखो 2 से तो ये 4 गया 2 टाइम्स, अब ये कितनी बार गया 8 प्लस R1 एंड विच इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करो 2R2 प्लस 2X। ठीक है, मैं R1 को ही 2R2 लिख सकता हूँ, 2R2 इक्वल्स टू 2R2। अरे सही है क्या, ठीक है, 2R2 से 2R2 गया, ये तो नहीं पता चला कि सर R1 कहाँ से आया, R1 बेटा यहाँ से आया, 2R2 मैंने इसकी जगह पे रख दिया, करेक्ट है क्या, ठीक है, तभी 2R2 से 2R2 कैंसिल। अब बचा 2X इक्वल टू 8, अब 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, यानी X इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। कि अगर तू बेटा 2 किलो वेट को 8 मीटर पीछे कर रहा है तो तेरे को ये जो 4 kg वाला मास है तेरे को 4 मीटर पीछे करना पड़ेगा ताकि तेरा जो सेंटर ऑफ मास है वहीं का वहीं बना रहे। अरे सही है क्या, सही है, तो पहले फटाफट से नोट करो इसे, देखो फटाफट क्या क्या है, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक, अगला वाला जो सवाल होगा वो धमाकेदार होगा, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब मैं ये सोच के करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों ने नोट कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट देखो, 2 पार्टिकल्स, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखे, 2 particles of 1 and 2 kg lies on the same line if 2 kg is displaced 10 meter rightward, ठीक है rightward, then by what distance 1 kg be shifted so that center of mass get displaced by 2 meter in the right direction। लो पहले मैं बता देता हूँ क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, जिन जिनको समझ में आ चुका है वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, और जिन जिनको नहीं आया वो इधर देखें। ठीक है, सपोज करो अच्छा सा कलर लेने दो पहले, एक कलर ऐसा और जादूगर वाला कलर एक ऐसा। ठीक है, दोनों कलर ले लेते हैं। सपोज कर बच्चा ये 1 kg और 2 kg की बात कर रहा है। ठीक है, और ऐसे बनाने हैं कि इसने क्या बोला है 2 kg इज डिस्प्लेस्ड 10 मीटर राइटवर्ड, तो 2 kg तेरे को इधर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर तो मैं बना लूंगा बेटा 1 kg, ये इसने कहा, और इधर मैं बना लूंगा 2 kg, ले ये भी इसने कहा। ठीक है, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगी। ठीक है, सेंटर मास इधर की तरफ ज्यादा होगा 2 kg की तरफ, ऐसे मान के चलते हैं, कहीं भी कोई पॉइंट मान ले यार, क्यों, क्योंकि कल ही तो मैंने पढ़ाया था कि जिधर की तरफ मास ज्यादा उधर की तरफ सेंटर मास हो जाएगा। अरे सही है क्या, ये रिलेशन भी पढ़ा तो रखा था, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर मास बढ़ेगा तो आर घटेगा, सेंटर ऑफ जिधर की तरफ हैवी मास होता है उधर की तरफ सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है। चल ठीक है, शिफ्ट नहीं हो जाता, उधर की तरफ ही लाए करता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अभी तो भैया इससे इसके बीच में R1 की दूरी, इससे इसके बीच में R2 की दूरी। अभी कहना कि क्या कोशिश कर रहा है, जो 2 kg वाला है उसको 10 मीटर इसने कहां खिसका दिया, पीछे। ठीक है, कितना मीटर, 10 मीटर ले। ठीक है, बता 1 kg वाले को मैं कितना खिसकाऊं, 1 kg वाले को कितना खिसकाऊं कि जो सेंटर ऑफ मास जो पहले C यहां पे लाए करता था अब 2 मीटर आगे लाए कर रहा है, 2 मीटर आगे लाए कर रहा है, 2 kg की तरफ उठ के चला गया सेंटर ऑफ मास, कितना उठ के गया है 2 मीटर। ये चीज समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। सवाल समझ में आ गया क्या, ठीक है, अब सवाल तो समझदार वालों का है, तो देखो भैया करते हैं फिर से। सर कैसे करोगे, देखो बेटा देखते चलियो बस। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन जहां पे दोनों रेस्ट पे थे, हमने किसी को भी नहीं छेड़ा था, मैं वहां से लेके आता हूं इसे। ठीक है,
मैंने क्या करा, m1r1 इक्वल टू m2r2। अच्छा m1 कितना था 1 kg, r1 था, m2 कितना था 2 kg, r2 था, यानी एक रिलेशन आ गया r1 कितने के बराबर आ गया 2r2 के, सेम रिलेशन फिर से, ठीक है। अब नया वाला रिलेशन, देख अब वही वापस से मैंने क्या लगाया, m1 r1 डैश सर m2 r2 डैश, बिल्कुल निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। m1 कितना सर 1 kg है, लेकिन नया r1 कब कितना आएगा, तो देख ये x पीछे खिसक गया था सर, x पीछे खिसक गया था, ये r1 और आगे पहले से ही था सर, r1 तो पहले से ही था, ठीक है। लेकिन अब जो सेंटर ऑफ मास से ये कितना और दूर होगा सर, सेंटर ऑफ मास तो जो नया वाला है वो 2 मीटर आगे खिसक गया, मतलब ये 2 मीटर और मतलब पीछे रहेगा उससे, कि हाँ कि सर 2 भी इधर की तरफ होगा। ये चीज बहुत समझने वाली है। ये सेंटर ऑफ मास है वो एक्चुअल में कितना दूर है, x, ये तेरा पहले वाला r1 और ये जो नया सेंटर ऑफ मास है ये 2 मीटर दूर, तो ये एक्चुअल में x प्लस r1 प्लस 2m, इतना ही तो है। अब इसकी बात करी जाए इस 2 kg वाले की, तो ये देख पहले तो 2 kg का मास m2 की जगह लगा दिया मैंने, ठीक है। अब सर बड़े आराम से, गलती नहीं करनी, ये कितना पीछे हुआ सर 10 मीटर पीछे हुआ था, ठीक है। और इसकी पहले दूरी कितनी थी सर सेंटर मास से, वो पहले ही r2 थी, ठीक है। सर सेंटर मास भी तो 2 मीटर आगे की तरफ खिसका है, मतलब इसके पास ही तो आया है, तो इधर प्लस नहीं होगा, इधर क्या होगा माइनस। ले कर दिया खेल, अब भी कुछ चाहिए क्या, अब क्या है नॉर्मल सी कैलकुलेशन लगा दो भैया फटाफट से। ये कितना हो गया, देख इस r1 की जगह पे मैं 2r2 रख रहा हूं, दिक्कत मत कर देना, ठीक है। और मैं 10 में से 2 घटा रहा हूं, या वैसे ही 8 बचेगा, ठीक है। तो यहां क्या बच गया 8 प्लस r2 और इंटू 2 एंड विच इज इक्वल टू x प्लस r1 प्लस 2 इंटू 1, सही है क्या। अब देख 2 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस, मैं r1 की वैल्यू ये उठा के रख रहा हूं, 2r2 यहीं पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ठीक है। एक मिनट यहां मिस्टेक नहीं, x प्लस 2r2, ठीक है, प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू, ये देख क्या हो गया 2 8 जा 16, ये हो गया 16, ये 2r2 प्लस 2r2, देख 2r2 से 2r2 गया, 16 में से 2 गए तो x इक्वल टू कितना 14 मीटर, आंसर कितना आ रहा है 14 मीटर। इस चीज को बड़े ध्यान से, इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर तेने 2 kg को 10 मीटर पीछे खिसकाया है तो तेरे को 1 kg को 14 मीटर पीछे खिसकाना पड़ेगा, ताकि तेरा जो सेंटर ऑफ मास है 2 मीटर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिगाड़ना नहीं है, जैसी जैसी हरकत इसने करी है वैसे की वैसी रख देनी है। सर 1 kg पहले से ही r1 दूर था सेंटर ऑफ मास से, उसे x आप पीछे ले गए, x प्लस r1, ठीक है। इसके चक्कर में सेंटर ऑफ मास 2 मीटर आगे चला गया, आगे गया है तो इसके लिए तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो प्लस का 2, इसके लिए आगे गया है तो इसके लिए तो डिस्टेंस कम हुई ना तो माइनस का 2, इसलिए लगाया है। तो इस चीज को बच्चा दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लिया हो तो, सेंटर मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब यहां पे हम थोड़ा डेंसिटी वेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे यार, चीजों को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो हम यहाँ डेंसिटी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ पे जो जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसमें पढ़ते हैं। तो सबसे हम पहली चीज क्या बात करते हैं, सपोज करो सारा जो मास है वो किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा का सारा जो मास है वो किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हम उसे बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अरे क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है। और इसको हम लैम्डा से दिखाते भी हैं, ठीक है। सर अगर m बाय एल लैम्डा होता है तो dm बाय dx, सपोज कर मैंने यहां पे कोई x एलिमेंट ले लिया जिसका मास dm है तो वो भी तो लैम्डा होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कि सर अगर वो लैम्डा होगा तो मैं क्या करूंगा, इस dx को यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx को क्या करूंगा मल्टीप्लाई। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो dm इक्वल्स टू लैम्डा dx, इससे मैं आगे आने वाली टर्म्स में डायरेक्ट रखूंगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। हालांकि मैं जब चाहूं तो लैम्डा की वैल्यू भी लगा सकता हूं, लैम्डा की वैल्यू में m बाय एल भी तो रख सकता हूं, ये देख
लैम्डा तो m/l था तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इतनी इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखें, हालांकि ये मेरे कम काम आएगा, ये वाला जो पॉइंट है आप इसको अभी से ध्यान में रख लें, ये मेरे ज़्यादा काम आएगा। लैम्डा dm इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, dm इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स, ऐसे याद कर लो भले, ठीक है। अभी देखना भी काम आएगा। ये तो बच्चा मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी, अब ये आएगी एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। ये आ गई बच्चा मेरे पास सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज कर बच्चा मेरे पास कोई एरिया दे रखा है, ठीक है, ये मेरे पास इसका कुछ एरिया है, खाली नहीं है, नहीं तो लेंथ पे डिपेंड हो जाएगा। अब इसका जितना भी मास है वो इसके एरिया पे डिपेंड है, तो मास अपॉन एरिया इज सिग्मा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चा ऐसे तो सर आप dm अपॉन DAB को सिग्मा ले सकते हो, यस बिल्कुल ले सकता हूं। सपोज कर इसका मैंने थोड़ा सा एरिया ले लिया जिसको मैंने DA बोला है, उसका कोई मास भी dm है, तो मैं dm/dA को भी सिग्मा बोल दूंगा। तो यहां पे मेरे पास dm इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू DA। जरा देखो, सिग्मा इंटू DA, मैंने इसको यहां से मल्टीप्लाई तो किया है बस। तो जब भी मेरे पास ऐसे वाले केसेस में मास नहीं होगा तो मैं सिग्मा इंटू DA लगा सकता हूं, ठीक है। और मैं जब चाहूं dm इक्वल टू सिग्मा की जगह फिर से m/a इंटू DA लगा सकता हूं। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत अभी पड़ भी सकती है, ठीक है। आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे धीरे धीरे आप नोट करते जा रहे हो, देखते चलिएगा। एक भी चीज आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हटना नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट एंड ब्लास्ट, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ठीक है। इसको भी सीखते हो, चलो वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब हम तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई वॉल्यूम दे रखा है, तो कितना उसका मास है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम इसको, ये तो हम डेंसिटी के तौर पे सर सब नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है सर। मास अपॉन वॉल्यूम, तो सर कितना मास, छोटा सा मास छोटे से वॉल्यूम में होगा तो हम उसको भी रो बोल देंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे। और यहाँ से मास की क्या निकल के आ जाती है, रो इंटू DV, रो इंटू DV। ये बात करेक्ट है क्या? देखो ये तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। और मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी, मुझे इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहां फिर भी कह देना चाहता हूं, जैसे मैं यहां पे ये DA ले रहा हूं ना, जब भी मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आएंगी कि मेरे को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एरिया आएगा। अब सपोज करो कभी हम वहां पे हम हाफ रिंग का निकाल के दिखाएंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग का जो निकाला हमने, इसका भी आधा कर देंगे, ये इतनी सी रिंग का, एक क्वाड्रेंट वाली रिंग का निकालेंगे तब, तो बच्चा वहां पे लेंथ आ जाती है, ठीक है। अब सपोज करो यहीं पे अगर डिस्क आ गई, ठीक है, तो वहां पे मैं पाई आर को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करूंगा dx से या dr से, तब जाके वो मेरे एरिया की कंसिडरेशन में आएगी। तो इस चीज को बच्चा अभी से थोड़ा तैयार हो जाओ इस चीज के लिए, जो कि अपन करेंगे। सेम चीज मैं वॉल्यूम को लेके भी करूंगा, मैं चाहूं तो एरिया इंटू dx या dr भी कर सकता हूं। तो इस चीज के लिए तैयार है ना कि इसने एरिया का मल्टीप्लाई dr से करा, क्योंकि एरिया का मल्टीप्लाई dr से करूंगा तब वो वॉल्यूम होगा, dv होगा, छोटा वाला dv होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके लिए बस प्रिपेयर रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लो फटाफट, नोट करना है, पॉज करके नोट कर लो, हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट लो भैया, अब निकालते हैं एक एक करके सेंटर ऑफ मास। जिसका ये फिगर नहीं बना है फटाफट से बना लो, साथ साथ करते चलो, साथ साथ समझ में आता है, ठीक। लो हम इसका निकालेंगे बच्चा सेंटर मास। सपोज करो मेरे पास ये थिन रॉड दे रखी है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, बात करते हैं बड़े धीरे धीरे से। ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये कैसी रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है। इसके ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर जो एकदम बिल्कुल आपको दिख भी रही है, एकदम पर्टिकुलर, एकदम गुड सिमेट्री में है ये। और इसके ऊपर मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ 1 किलो, यहाँ 2 किलो, यहाँ 3 किलो, 4 किलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम करेक्ट मैनर में, ठीक है। तो बच्चा जब करेक्ट मैनर वाली बात हुई थी तो मैंने आपको अपने लास्ट वाले लेक्चर में ये चीज समझाई थी, जिसने नहीं देखा वो वहां से देखना, और जिसको ना भी आए अपने टीचर की हेल्प लेना, कि जब मेरे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता तब मैं वहां पे समेशन का यूज करता था, लेकिन ये तो यूनिफॉर्म है, यहां मुझे असली वाले इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का मैं यूज करूंगा। तो देखो बच्चा, वहां हुआ करता था समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई करके, अरे सही है क्या? लेकिन अब वो तो नॉन यूनिफॉर्म किया था, अब ये तो बच्चा यूनिफॉर्म आ चुका है, तो इसकी जगह अब हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और जो भी हमें लिमिट मिलेगी वो हम लगाएंगे। इसकी जगह बच्चा ये यूज होता है कि सर ये तो एक्स में निकाल रहे हो, अगर वाई में निकालता अगर मैं सेंटर ऑफ मास तो ठीक है, वाई में निकालता तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जेड में निकालता तो सेम चीज, जेड के लिए भी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जेड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अरे सही है क्या? तो इस तरीके से बच्चा ये निकाला जाता है। तो तैयार हो जाएं, कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैं बस इसका बच्चा ये वाला जो पार्ट है हटा रहा हूं, ठीक है। हालांकि आप इसे पॉज करके चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और करिए, बिल्कुल करिए। मुझे तो यहाँ पे डेरिवेशन करना है इसलिए हटा रहा हूं, ठीक। वापस से भी इस टर्म को मैं लिख भी दूंगा, ठीक। लीजिए फिर, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मुझे इसका सेंटर मास निकालना है। डायरेक्ट हम किसी का भी नहीं निकालते, फिजिक्स में हम छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं और उनको ही बड़े पैमाने की लिमिट रख के उनको सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने क्या करा बच्चा, यहाँ से x दूरी पर एक एलिमेंट लिया dx, इसका कुछ मास भी मान लेते हैं, dm ही होगा वैसे भी। अरे सही है क्या? ठीक है। तो बच्चा अब मैं क्या करूँगा इधर कि मुझे तो सर सेंटर ऑफ मास निकालना था इसका, तो मैं तो वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अपना dmx जो आपने मेरे को सिखाया है, ठीक है। और नीचे भी क्या हो जाएगा dm। अच्छा सर इसकी लिमिट कहाँ से रखूंगा? सर ये 0 से लेके l ही तो रखूंगा, पूरी लेंथ इसकी l है, ठीक है, रख देंगे यार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, मास तो इसका मेरे पास नहीं दे रखा है, मास है भी नहीं, तो मैंने क्या करा, अभी अभी तो सर आपने पढ़ाया था कि सारा का सारा मास इसकी लेंथ पे डिपेंड है, तो हम dm की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx, लैम्डा dx, बस वही मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ, लैम्डा dx, और यहाँ x दे रखा है, नीचे भी क्या आने वाला है, लैम्डा dx। अरे सही है क्या? तो देख बच्चा, लैम्डा से लैम्डा गायब, आप कैंसिल कर सकते हो इसे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट x dx का इंटीग्रेशन, और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन। अरे सही है क्या? लैम्डा से लैम्डा मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये आपके भरोसे पे मैं कट कर दे रहा हूं, हालांकि मैं इसे कट करता हुआ दिखाना नहीं चाहता और मैं दिखाता भी नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे मैं लिमिट रख दूंगा 0 से लेके l, बेटा ये कट करने वाली पॉइंट दिखाते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर बाय 2, ऊपर वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लिमिट 0 से लेके l। नीचे वाला भी क्या हो जाएगा सर, x कितना, लिमिट 0 से लेके l। तो फाइनल आंसर बच्चा देख कितना हो जाएगा, फटाफट फटाफट, ऊपर तो l स्क्वायर रखेगा तो 0 वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर, l स्क्वायर बाय 2, और डिवाइड बाय, इधर भी एक l रखेगा, 0 वाला तो वैसे ही हट जाएगा, एक l से इसका ये उड़ गया, तो कितना आ गया, l बाय 2, l बाय 2। देखता चल एकदम, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, सही है क्या? ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर भैया x कितना आ जाएगा, l बाय 2। ये है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। अरे सही है क्या? ठीक है, फटाफट से पॉज करके नोट करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा तुम करके बताओ, चलो सवाल नहीं था, चलो ये तो एक डेरिवेटिव पार्ट था इसका, लेकिन अगर मैं यहां पे आपको इसकी डेंसिटी भी दे दूं, यहां पे तो इसकी डेंसिटी लैम्डा दे रखी थी, ठीक है, वो तो लैम्डा ही दे रखी थी। दूसरे केस में मैंने क्या करा, आपके लिए डेंसिटी चेंज कर दी, डेंसिटी का नाम क्या रख दिया, लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा नॉट एक्स, मतलब एक्स के साथ साथ डेंसिटी वेरी कर रही है, एक्स के साथ साथ डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। अब एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। चलिए वरना करते हैं फिर से वही बात कि जो पिछली वाली बात कह रही थी, सर आपने यहाँ पे dx एलिमेंट लिया था, x दूरी पे जाके इसका मास m था, लेंथ l थी, तो बस वही वाला पार्ट में वापस वहां से उठा सकता हूँ चाहूँ तो, कि हाँ बच्चा उठा सकते हो कि आप dmx ले लोगे, फिर से सर नीचे भी मैं तो dm ले लूंगा, कोई नई बात, नई बात, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सर फिर से मैं क्या करूंगा, मैं तो लैम्डा dx रख दूंगा और यहाँ पे x है, और नीचे भी लैम्डा dx रख दूंगा, ठीक है। और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल नहीं कर सकते, इस बार लैम्डा वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं, सही है क्या? ठीक है, इधर देख, अब जब मैं बात करूंगा तो मैंने लैम्डा की वैल्यू रख दी, इस बार लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स, और इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा नॉट की जगह, लैम्डा की जगह क्या आने वाला है, लैम्डा नॉट एक्स, और यहाँ ऑलरेडी एक एक्स दे रखा है, तो लैम्डा नॉट का जो एक्स है वो और ये एक्स मिलके हो जाएंगे
एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस बार मैंने लैम्डा नॉट पहले से ही बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी लैम्डा नॉट एक्स, तो लैम्डा नॉट बाहर, अंदर क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब आप भले ही इसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब ऊपर आप लिख सकते हो, लिमिट भी रखो 0 से लेके एल, 0 से लेके एल, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट 0 से लेके एल। नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से लेके एल, ठीक है। अब आप जानते हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब गया, सिर्फ क्या बचेगा, कितना आंसर आ रहा है एक बार खुद से निकाल के देखो, कहीं कहीं ये आ रहा है क्या। आप अगर ऊपर रखोगे तो ये आ जाएगा बच्चा तुम्हारा, यहां से रख देता हूं मैं, आप ऊपर रखोगे तो ये आपका आना चाहिए एल क्यूब बाय 3 डिवाइड बाय एल स्क्वायर बाय 2, जो कि एल स्क्वायर से एल क्यूब गया, तो ये कितना हो जाएगा 2l बाय 3 आपका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से करें, ठीक। अरे आगे बढ़े क्या, एक बार फटाफट से देखो कोई मिस्टेक है क्या, कहाँ हुई अपन से, कोई भी चीज, ठीक। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। हरे राम। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, कि सर जिस तरीके से आप ले रहे हो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, हर एक चीज का ध्यान रखो। अब नेक्स्ट देखो फटाफट, हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का। सेंटर ऑफ मास किसका निकालेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग का। देख बच्चा इसका अब कैसे निकालूंगा मैं। अच्छा अगर सर रिंग क्यों नहीं ली, रिंग का तो सेंटर ऑफ मास उसके बीच में ही होता है, ये तो कल ही बता दिया था। अब इसके बारे में हम बात कैसे करेंगे सर, जब इसके बारे में बात करेंगे तो नई नई बातें करनी पड़ेंगी, कैसे जुगाड़ बिठानी पड़ेगी आपको। सर इसकी जो रेडियस है वो आर ही तो है, यहां भी आर है, वो तो सर ऊपर भी आर है, ये तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इसमें थोड़ी जुगाड़ बिठाने की कोशिश करी। अब देखो किस टाइप की जुगाड़, ये भी देखना, मैं थोड़ा इसे और जूम करके आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, आराम से समझना। बेटा मैंने यहां से डी थीटा की दूरी पे एक एलिमेंट लिया dx, मैंने सॉरी एक जो छोटा सा एंगल लिया डी थीटा लिया और एलिमेंट लिया dx, में डी थीटा दूरी बोल लिया था, ठीक है, इसे ध्यान मत रखना, इसको ध्यान मत रखना, ठीक है। एंगल लिया मैंने डी थीटा, बहुत छोटू सा एंगल लिया, ठीक है। और ये कितनी दूरी पे लिया, मतलब सॉरी कितने एंगल पे लिया सर, मैंने ये x से थीटा एंगल पे लिया, ठीक है। ये चीज करी मैंने, इतना आपको आता है, ठीक है। बस मैंने यही करा, अब इसका मास जो भी होगा वो dm vm। अब इसी चीज को देखना मुझे, और ये आपको किस तरीके से कराना है। अब आप देखना कि सर ये भी तो इसका r ही था, ये भी तो इसका r ही था, तो रेडियस तो हर जगह सेम ही रहती है, r r r। तो यहाँ पे बच्चा इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक तो x की साइड जो हमेशा थीटा के साथ होता है वो कौन सा बनता है, r cos थीटा, दूसरा कौन सा बनता है, r sin थीटा। यहां तक करेक्ट है क्या, ठीक है। जो x की तरफ r cos थीटा, जो y की तरफ r sin थीटा, मैंने ये दो एलिमेंट बना के रेडी कर लिए, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, जरा उस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पढ़ा था भैया थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अरे यही पढ़ा था क्या। तो मैंने तो सर यहाँ पे छोटू सा थीटा ले रखा है डी थीटा, मैंने तो यहाँ आर्क ले रखी है dx की, और मैंने रेडियस तो सर r ही होगा, तो मेरा dx कितना आ जाएगा, तो बच्चा मेरा dx जो आया वो था r d थीटा। करेक्ट है क्या, ये तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। dx इक्वल टू r d थीटा। अब मैं इसको देख कैसे कैसे यूज करने वाला हूं, उस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी कंपोनेंट लूंगा जिस तरफ से लूंगा, दोनों की तरफ ध्यान रखना, ठीक है। अब इधर देखो, तो मैं अब इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो x में भी निकालूंगा, y में भी निकालूंगा, करेक्ट है। अब देख बच्चा, x के टाइम पे जो मैं dmx करूंगा तो वहां पे x का कंपोनेंट r cos थीटा उठाऊंगा, y के टाइम पे जब मैं y का कंपोनेंट लूंगा तो मैं y का कंपोनेंट उठाऊंगा, dy जब करूंगा तो y कंपोनेंट r sin थीटा उठाऊंगा। तो पहले मैं x का कर लेता हूं यहाँ पे, देख अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, तुम x की तरफ इंटीग्रेशन करने वाले हो जिसका नाम है
dm x डिवाइड बाय dm। सही है क्या? ठीक है। अब x का कंपोनेंट तुम यही तो रखने वाले हो, dm। रुक जा, बैक बैक बैक, एक चीज में दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, अब dm तो मेरे पास है नहीं, तो dm की जगह मैं यही तो लिखने वाला हूं, लैम्डा dx। सही है क्या? और dx अभी अभी मैंने निकाला r d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा r d थीटा। सही है? तो बच्चा इसी चीज को मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर रहा हूं, dx की जगह मैंने यहां से r d थीटा रखा है। ठीक है, तो अब dm की जगह मैं क्या रखने वाला हूं? लैम्डा r d थीटा। और x की जगह पे x का कंपोनेंट r cos थीटा। और इन सब का क्या करना है अपन? इंटीग्रेशन। अच्छा, नीचे भी क्या होगा? dm की जगह पे लैम्डा r d थीटा, और इसका भी क्या? इंटीग्रेशन। सही है क्या? देख, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया। सही है क्या सर? d थीटा से d थीटा भी नहीं, वो नहीं होता ऐसे। ठीक है, और इसके बारे में बात करी जाए बहुत विस्तार में बच्चा, बहुत विस्तार में, एकदम कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं ये सोच के आपको करा रहा हूं। ठीक है, अब इसके बारे में और बात करी जाए तो बच्चा देख, एक r बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली तेरा क्या बन जाएगा, मैं यहां बता देता हूं। ये बन गया तेरा r, और ये cos थीटा, और ये d थीटा, जिसका अभी तो इंटीग्रेशन करने वाला है, और नीचे भी क्या? d थीटा, और जिसका तो इंटीग्रेशन करने वाला है। अब तुझे भी पता है cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin थीटा। ठीक है, क्या होता है? r, अब ये क्या हो गया? sin थीटा। अच्छा, लिमिट तो सर आपने रखी ही नहीं, रखवाता हूं अभी। देख, लिमिट कहां से लेके कहां तक रखूंगा? लिमिट रखूंगा बच्चा 0 से लेके 180। अब 180 को रखना पड़ेगा मुझे पाए, तो 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए। ठीक है, हम यहीं से अगर ये वाला सीख गए तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा 0 से लेके पाए, तो मैंने क्या रखा? 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए। अब नीचे भी क्या आएगा? थीटा कितना आ जाएगा? ठीक है, थीटा आ गया तेरा 0 से लेके पाए, डी थीटा का इंटीग्रेशन पाए, थीटा ही तो रह गया। ठीक है बच्चा, एक बार तो साइन थीटा की जगह पाए रखेगा, तो साइन पाए होता है 0, माइनस साइन 0 0, तो पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो गया? 0। यानी तेरा x की तरफ सेंटर ऑफ मास इसका आता ही नहीं है, वो कितना आता है? 0। ये सब सर किसकी वजह से हुआ? कहीं ना कहीं थीटा की वजह से। तो मान सकता है आगे वाला जो एक डेरिवेशन आएगा सिर्फ थीटा की वजह से दोनों तरफ सेम आएगा। तो देख, अभी दिखाता हूं, लेकिन अभी पहले y की तरफ और निकालने दे। हमने जब y की तरफ बात करी तो सेम तरीके से सर इस बार क्या, ध्यान से, dmy डिवाइड बाय आपने dm ही तो करा, यस। फिर इसी को आपने क्या कर दिया? dm आपने क्या लिखा? लैम्डा r d थीटा। अब y के कंपोनेंट को मैं r sin थीटा ही तो चिपकाऊंगा, तो मैंने r sin थीटा, करेक्ट है क्या? और इस जो ये जो r sin थीटा था, अच्छा, इसका इंटीग्रेशन, और नीचे भी क्या? लैम्डा r d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन, बस यही करा मैंने। ठीक है, लैम्डा r से तेने लैम्डा r कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचेगा? बस YCM में। तो यहां एक r तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? sin थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा के रेस्पेक्ट में। लिमिट सर 0 से लेके पाई रखोगे आप, नीचे भी क्या रखोगे? d थीटा 0 से लेके पाई। सही है क्या? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस का cos थीटा, माइनस का cos, बेटा इंटीग्रेशन माइनस का cos थीटा, डिफरेंशिएशन cos थीटा का माइनस साइन थीटा। उलझ मत जाना, इंटीग्रेशन में साइन का जो cos में इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा माइनस, मैंने पहले से ही बाहर ले लिया, तो भैया माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? cos थीटा। अब cos थीटा में 0 से लेके पाई ले रहा हूं, नीचे थीटा बचा उसको भी 0 से लेके पाई ले रहा हूं। ठीक, अब ये देख कमाल की चीज, माइनस r, तू cos पाई रखेगा तो एक बार तो cos पाई होता है माइनस का 1, फिर आएगा cos पाई माइनस cos 0 क्या होता है? 1, और माइनस तो सिस्टम का ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब नीचे एक बार थीटा की जगह क्या रखेगा? पाई, और 0 तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो -1 -2, और बाहर वाला माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तेरा फाइनल आंसर कितना आ गया y की तरफ, जो सेंटर ऑफ मास आया? सर 2r बाय पाई, 2r बाय पाई। इस चीज को ध्यान रखेंगे क्या? ये है बच्चा तेरा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक, फटाफट फटाफट से देखो, ना समझ में आए वहां से देखो। ठीक है, आराम से बच्चा, ये पूरा का पूरा देख थीटा डिपेंडेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है? थीटा डिपेंडेंट। सारी चीजें वही, सब कुछ सेम, जो अभी के अभी हमने लिया वही का वही रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट देख, जो इसके बाद वाला है वो लास्ट है और वो तुम्हें आएगा एकदम टंच, ठीक है। हटा दूं, देख हटा दिया, ठीक है। ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क, नहीं नहीं, इससे पहले एक और है, ये देख। अब क्या सर, ये तो आपने डिस्क के लिए कराया था, अगर मैं इस डिस्क का भी आधा कर देता तो क्या होता, अगर मैं इस डिस्क का भी आधा कर देता तो क्या होता। तो देख बच्चा, सब कुछ सेम होता, मैं वापस से वही डी थीटा एलिमेंट लेता, dx लेता, एंगल थीटा लेता, उसको dm लेता, dm को मैं लैम्डा dx लिखता और कहीं ना कहीं लैम्डा dx को आर डी थीटा लिखता, मतलब सारा गेम वही होता। ये जो पीछे वाला स्टेप है ना, ये देख, मैंने भी बोला था तेरे को कि जब 0 से पाई सिर्फ एंगल पे ही कहीं ना कहीं ये डिपेंड कर रहा है कि सर मैं एंगल हटा दूं तो सब चेंज हो जाएगा, कि हाँ हो जाएगा। तूने 0 से लेके पाई लिया था ना, अब तू इतनी रिंग को छुपा दे, 0 से लेके कितना लेना पड़ेगा, π/2 लेना पड़ेगा तुझे। तो मैं सिर्फ ये वाली स्टेप्स उठा रहा हूं, देख यहां तक तो तू कर ही लेगा, आर cos थीटा, यहां तक भी तेरा जम सकता है। जहां पे हमें लिमिट रखनी, जहां पे हमें बस एंगल रखने हैं इनमें, वो वाला पॉइंट उठा ले, बाकी सब कुछ सेम है। तो कितना हो जाएगा y की तरफ और y की तरफ, और यहां में x की तरफ। पहले x की तरफ करते हैं। x की तरफ देख, इसमें कितना करा था, इसमें x की तरफ r sin थीटा, 0 से लेके पाए, नीचे भी, ठीक है। तो देख ये कितना हो जाएगा, r sin थीटा, ठीक है। उसने लिया था 0 से लेके पाए, लेकिन यहां एंगल कितना है, 0 से लेके π/2, तो यहां थीटा भी कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2। तो देख कितना आ गया, एक बार तू sin π/2 रखेगा तो हो जाएगा 1, यानी sin 90 होता है 1, 0, क्योंकि तूने एक बार 0 रखा। नीचे थीटा की जगह तू रखेगा π/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2r/π ही तो आया x में। और इधर y की तरफ रखेगा तो सर y की तरफ क्या कंपोनेंट आ रहे थे, y की तरफ बच्चा तेरा कंपोनेंट आया था r cos थीटा डिवाइड बाय थीटा, ले इसको भी कर ले। तो ये इधर कितना आ गया सर, r cos थीटा, और लिमिट 0 से लेके π/2, नीचे भी थीटा की लिमिट 0 से लेके π/2। अब π/2 रख, cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1। अरे सही है क्या, ठीक है। और माइनस बाहर था, भूलना नहीं, ठीक है। तो माइनस का r बाहर, पहले वाले से देख के चलना, माइनस का r बाहर था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सर ने अपनी तरफ से लगा दिया है। तो 90 रखा, वो हो गया बच्चा तेरा 0, माइनस का 1 बचा, ठीक है, क्योंकि माइनस cos 0 लेगा तो 1 हो जाएगा। नीचे π/2, तो देख माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा, और ये 2 ऊपर चला गया तो 2r/π। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये तो मेरे पास क्लियर कॉन्सेप्ट कि इस वाली चीज में मेरे पास XCM और YCM दोनों आ गए, और जो कि कितने आए हैं, 2r/π, 2r/π। अरे करेक्ट है क्या? ठीक है, सीखो इसे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा जिसको आ रहा है फटाफट फटाफट करते चलो। 2r/π, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इससे ही डिस्क का हो जाता है। एक बार इसमें ढंग से, एक बार खुद से कॉपी पे करके देखो इस चीज को, नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक। तो यहां पे हमारी बस यहां तक की बात बनी। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा अब, वो होगा थोड़ा इससे अलग, ठीक। चलो तो स्टार्ट करें। देखो फिर सपोज करो मेरे पास अब क्या आ गई, डिस्क आ चुकी है। अब मेरे पास क्या आ चुकी है बच्चा, डिस्क आ चुकी है। अब ये डिस्क भी बच्चा, जब मेरे पास ऐसा कोई भी फिगर दे रखा था, मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इसका पूरा पोर्शन y में है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास y में ही आएगा। इसलिए मैंने x का जो सेंटर ऑफ मास था वो निकला भी 0 था, यानी हमेशा जब भी ऐसा फिगर आए तो x की तरफ आप 0 सेंटर ऑफ मास रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ये वाला फिगर बना दो तो ये तो हम नहीं कह सकते ना y में है सर, जितना y में है उतना x में भी तो है, बराबर की दूरी है, ये कोई अलग नहीं है। ये आ रहा है तो ये भी तो आ रहा है। इसका इस बार हम नहीं कह सकते कि पूरा पोर्शन किधर है, तो इसमें दोनों कंपोनेंट बनेंगे, इसमें दोनों कंपोनेंट काम भी करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो अब जो हम कर रहे हैं डिस्क, इसका पूरा पोर्शन y की तरफ, पूरा पोर्शन y की तरफ, यानी कि x में जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, 0। अगर मैं इसका भी आधा कर दूंगा तो x में भी सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा, और जितना अभी निकल के आएगा ना y में, उतना ही x में निकल के आएगा, दोनों में सेम निकल के आएगा। इससे पीछे वाले केस में
उसको इस तरीके से याद भी रख लिया करो कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग का हमारे पास आ रहा है 2r बाय पाई, तो उसका भी अगर मैं आधा कर दूंगा तो दोनों तरफ आएगा 2r बाय पाई 2r बाय पाई। सेम जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका भी कुछ आएगा 4r बाय समथिंग आता है 4r बाय 3 पाई, तो ये y में आता है, इसी में इसका भी आधा कर दूंगा 4r बाय 3 पाई 4r बाय 3 पाई, इसका दोनों तरफ आएगा। ठीक, चलिए पहले करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें बच्चा कि अब ये डिस्क आ चुकी है, इसका जो मास है इसके एरिया पे है इसका पूरा मास, तो यानी कि यहां पे अब लीनियर मास डेंसिटी नहीं एरियल मास डेंसिटी लिखी। देखिए यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है। ठीक है, अब सिग्मा तो ठीक है, मैं एरिया लूंगा, एरिया कहां से लूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लूंगा। लेंथ हमेशा बच्चा, अब सपोज करो लेंथ ब्रेथ सब कुछ लेने से पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक तू सोच खुद से कि तू इतनी बड़ी डिस्क में कितनी सेमी सर्कुलर रिंग बना सकता है, कितनी सेमी सर्कुलर रिंग बना सकता है। बहुत सारी बना लूंगा मैं तो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक आर डिस्टेंस पे, छोटा वाला आर डिस्टेंस पे, कितने पे, छोटी वाली आर डिस्टेंस पे, क्योंकि बड़ी वाली आर तो बेटा यहां तक होगी, लिमिट तू रखेगा तो ये आर, ठीक है, तो ये रखूंगा मैं तो भैया। तो मैं इस बार लिमिट कहां से रखूंगा, सर 0 से लेके, क्योंकि यहां से भी अगर मैं चाहूं तो छोटा सा एक सेमी सर्कुलर रिंग यहां भी बना सकता हूं, तो 0 से लेके आर ये इसकी लिमिट होगी, तो यहीं से पहचान लो। ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं भैया, इसकी जो थिकनेस होगी वो कुछ मैं ले लेता हूं dr होगी। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं। अब लेंथ जब पूरे सर्कल की याद कर, पूरे सर्कल क्या उसकी क्या हुआ करती है, उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर हुआ करती थी। अब ये तो आधा है, यानी 2 पाई आर का आधा कितना हो जाता है सर, 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर, तो लेंथ तो मिल गई बेटा पाई आर, ये तो क्या मिल गई लेंथ, साथ में चाहिए थिकनेस यानी कि डी आर, सही है क्या, तो डी आर मेरे पास थिकनेस है, तो ये तो मेरे पास बच्चा एरिया आ गया। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर मैं तो फॉर्मूला लगाने वाला हूं किसका, dm y डिवाइड बाय dm, सही है। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, अभी रखेंगे ना बेटा, रुक देख एक और कमाल की चीज, dm की जगह तो तैने रख दिया सिग्मा पाई r, ठीक है, सिग्मा पाई r, सॉरी साथ में dr भी है। y की जगह पे क्या रखेगा, y का कोई कंपोनेंट तो है नहीं, वही तो मैंने r डिस्टेंस पे मानी क्या है, रिंग ही तो मानी है, तो अब रिंग का तो मेरे को कंपोनेंट पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे निकाल के बैठा हूं रिंग का सेंटर ऑफ मास। रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है 2r बाय पाई, तो मैंने यहां रख दिया। सर 2r बाय पाई क्यों रख रहे हो, हम एक्चुअल में यहां पे सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। अब एक छोटे से पार्ट का सेंटर ऑफ मास पता है, तो उसमें मैं लिमिट रख के कोई बड़े वाले पार्ट का भी तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं, तो वही चीज मैंने यहां पे फॉलो करी है। ठीक है, इसलिए यहां पे 2r बाय पाई आ रहा है। ठीक है, अब इसे फटाफट देखते चलना। ठीक, तो बच्चा इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। अब नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे dm की जगह क्या आता है, सिर्फ सिग्मा पाई आर dr, जो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, बस वही रखेंगे। ठीक है, अब देख कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, तो देख बच्चा 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट नहीं रखी सर आपने, तो बेटा 0 से लेके बड़ा वाला आर रखनी है लिमिट, 0 से लेके बड़ा वाला आर। अरे सही है क्या, ठीक है बच्चा, जब 0 से लेके बड़ा वाला आर रखेंगे तो एक काम कर लेते हैं, देख क्या सर क्या करना चाहते हो, तो देख ऊपर आ जाएगा तेरा 2 को बाहर निकाल दे, चल भैया YCM में कर ही रहे हैं, तो एक तो ऊपर से 2 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा सिर्फ r स्क्वायर। ठीक है, नीचे से पाई को बाहर निकाल दे, ले भैया पाई को बाहर निकाल दिया, तो नीचे रह गया तेरा सिर्फ, ले dr भी लगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, रुक जा 1 मिनट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लास्ट वाला ये। ठीक, तो तेरा बाहर आ गया ऊपर से 2, नीचे से पाई। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा तेरा बच्चा ये r और r हो गया तेरा r स्क्वायर, साथ में dr, नीचे क्या हो गया r और r, सिर्फ r बचा वहां पे r dr। ठीक है, 0 से लेके r, 0 से लेके कैपिटल R, यही रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तेरा r³ बाय 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर r³ बाय 3, और नीचे क्या हो जाएगा सर r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिमिट 0 से r, लिमिट 0 से r, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं चाहूं तो इसमें लिमिट कैपिटल वाली r रखूं, r³ हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r³ कैंसिल हो जाएगा। सही है क्या, तो देख तेरा जो फाइनल आंसर बचेगा वो कितना होगा वो देख। ठीक है, ये देख ये आया तेरा 2 बाय पाई, तो चल ही रहा है साथ में। अब तुम चाहो तो वैसे यहां करो, चाहो तो यहां करो, ऊपर आना चाहिए तेरा बेटा r³ बाय 3, और नीचे क्या आना चाहिए r स्क्वायर बाय 2, कंफ्यूजन नहीं, r³ से r कैंसिल हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4r बाय नीचे 3 पाई, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 पाई।
4r/3π, ठीक है। ये तेरा सेंटर ऑफ मास निकल के आया है इसमें, वो भी y की डायरेक्शन में। इसको अब याद कर लो, 4r/3π एकदम करेक्ट है। अब सपोज कर बच्चा यहीं पे तेरे पास दोनों में टर्म होती, ठीक है, x, फिर तेरा x में भी निकल के आता, फिर तेरा किस में निकल के आता, x में भी निकल के आता इस चीज में, ठीक है। उसमें भी अगर मैं इस चीज को हटा दूं, मैं जो आधा है इसे रफ कर दूं, अब तो ये आपका हो चुका है, मैं ये सोच के आपको करा रहा हूं, ठीक। अब आप इस चीज को देखो, सपोज कर, ठीक है, ये तो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है। अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, मैं बात उसकी कर रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने इसका भी आधा करा ना, सिर्फ इधर इधर वाले पार्ट को देखो, तो इसके दोनों केस में कितना आ जाएगा फिर, 4r/3π 4r/3π कर सकते हैं। उस केस में बच्चा x में भी 4r/3π और y में भी 4r/3π आएगा, ठीक। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बस तुम्हें एक का निकालना है, दूसरे का तो अपने आप याद हो जाएगा। दूसरे का तो दोनों ही केस में इतना होता है, यहां तक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। यहाँ पे आपके सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं जहां तक अपन ने देखा है, ठीक है। हम इन्हें इन तरीकों से ही पढ़ते आएंगे। यहाँ पे कोई जितने भी आपके कॉन्सेप्ट में जितने भी चीजें हैं, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को बार बार मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इनको बार बार प्रैक्टिस करो, जितने भी हमारे पास हैं, ठीक है। ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स आपके लिए आते ही रहते हैं। ये हुआ एक, इसके अलावा ये भी था, ये वाला, ठीक है। इस पे ऐसे और भी 2-4 और न्यूमेरिकल्स खुद से बना के, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करना है, कभी इधर करना है, दिमाग में इस चीज को सोचो। सपोज करो अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा था, ये वाला, बस मैं वैसे ही डिस्कस करा रहा हूँ, फिर खत्म है। अभी तो मैंने आपको बोला कि सर 2 kg मैंने 10 मीटर शिफ्ट करा दिया, 1 kg को x करा रहा हूँ, बताओ कितना शिफ्ट करा हूँ इसमें जिसमें 2 मीटर आगे चला जाए। अभी यही तो कराया था मैंने। इसका उल्टा भी कर सकते हो क्या कि सर 2 kg को तो आप इधर शिफ्ट करा रहे हो, सर ये बताओ कि अगर मैं x को कितना शिफ्ट करूं कि साला जो सेंटर ऑफ मास है 2 kg की तरफ ना जाके 1 kg की तरफ आ जाए। थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब अपना सेंटर ऑफ मास जो है वो राइट ना जाके लेफ्ट की तरफ मूव कर जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं, ठीक है। सो प्लीज इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट हमेशा रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, क्रियांशा।